हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की सिलेबस की बात करेंगे और क्या ऑनर्स पेपर में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है और उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसका रेफरेंस बुक्स क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आप लोगों को बता दूँ कि सेमेस्टर 2 में 2 कोर पेपर पढ़ना पड़ता है, कोर 3 और कोर 4। इसके अलावा एक जी पेपर पढ़ना होता है जो सबका अलग अलग हो सकता है। किसी का हिस्ट्री हो सकता है, किसी का ज्योग्राफी हो सकता है, किसी का इंग्लिश हो सकता है, तो किसी का हिंदी हो सकता है। वो सब अपने 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 पसंद के अकॉर्डिंग उसको रखते हैं। इसके साथ एक और कॉमन पेपर पढ़ना होता है AECC पेपर, है ना। तो AECC में सेमेस्टर 2 में इन्वायरमेंटल साइंस आप लोगों को पढ़ना है। तो जी पेपर और इन्वायरमेंटल साइंस इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी मैंने सिलेबस और उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना के अपने चैनल में डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का जो कोर पेपर है, कोर 3 और कोर 4, उसी के टॉपिक को देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना और उसके लिए क्या रेफरेंस बुक्स हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं कि कोर 3 में सबसे पहले ये देखें कि कोर 3 पेपर का जो नाम है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, अर्थात कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये आप लोगों को कोर 3 में पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल अवेकिंग कॉजेज़, अर्थात कि भारतीय राष्ट्रीय जागृति का कारण। इसके बारे में आप लोगों को जानना है कि भारत में राष्ट्रीय जागरण जो आया, भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वो कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में आप लोगों को जानना है। तो इसमें बेसिकली उसका कारण जानना है। तो कारण में सबसे पहला कि आधुनिक शिक्षा का विकास है, फिर प्रेस की भूमिका है, फिर रेलवे का विकास है, चाहे तो विश्व की अन्य राजनीतिक परिघटनाओं का क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो इन सब के बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानना है। दूसरा टॉपिक है बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्थात कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म के बारे में जानना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। थर्ड टॉपिक है ईयरली फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट 1885 टू 1905, अर्थात कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक, है ना। तो जब 1885 ईस्वी में, है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके बाद से 1905 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का कैसा मतलब ये गतिविधि होती है, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। तो यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा और जानें कि ये 1885 से लेकर के 1905 तक का जो काल है, इसको नरम दल के नाम से भी जाना जाता है कि इसमें नरम दल के विचारधारा वाले लोग इसमें सबसे ज़्यादा हावी रहे थे, जो अनुनय विनय के सिद्धांत पर मतलब काम करते थे कि अंग्रेज़ों के साथ जो है थोड़ा सा नरमी से पेश आएँ, उन लोगों के साथ अनुनय विनय करें तो शायद वो हमारी समस्या सुनेंगे और उसका निराकरण वो ज़रूर करेंगे। तो ये था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण में, ये आप लोगों को जानना है। फोर्थ टॉपिक है एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, अर्थात कि चरमपंथी आंदोलन। ये चरमपंथी आंदोलन जो है वो 1905 के बाद की घटना है कि धीरे धीरे भारत के जो थोड़ा सा उग्र विचारधारा के जो लोग थे, उन लोगों को ये लगने लगा कि ये नरमपंथी विचारधारा वाले जो लोग हैं, जो अंग्रेज़ों के सामने, अंग्रेज़ सरकार के सामने जो अनुनय विनय का जो नीति अपनाए हुए हैं, उससे अंग्रेज़ पसीजने वाले नहीं हैं, उससे हम लोगों को दया के रूप में वो हम लोगों को आज़ादी नहीं देंगे, बल्कि उसके लिए संघर्ष करना होगा, उसके लिए लड़ना होगा, उसके लिए लड़ना होगा, अंग्रेज़ों के मन में भय पैदा करना होगा। और इसीलिए बाद में ये लोग जो है वह अपनी मांगों को ज़ोरदार तरीके से रखने लगे, चाहे वह आंदोलन करने लगे, और इस तरीके से चरमपंथी आंदोलन की शुरुआत होती है और उसके बारे में आप लोगों को जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है आतंकवादी और क्रांतिकारी आंदोलन, है ना, कि टेररिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। बेसिकली ये आंदोलन जो है वो चरमपंथी आंदोलन का ही विस्तारित रूप है कि जब अनुनय विनय से अंग्रेज़ सुनने वाले नहीं थे, तो खास करके भारत के जो युवा क्रांतिकारी थे, उन लोगों को लगने लगा कि बिना अंग्रेज़ों के मन में खौफ पैदा किए हम लोगों को आज़ादी मिलने वाली नहीं है, और अंग्रेज़ अगर हम लोग एक भारतीय को मारता है तो हम लोग 2 अंग्रेज़ को मारेंगे। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों के सामने हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अंग्रेज़ों के मन में खौफ पैदा करके ही हम लोगों को आज़ादी प्राप्त करनी होगी। इस विचारधारा को मान करके इन लोगों ने आंदोलन चलाया था।
नेक्स्ट टॉपिक है राइज एंड ग्रोथ ऑफ मुस्लिम कम्युनिज्म इन इंडिया, कि भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय और विकास कैसे कैसे होता है, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। 7वां टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट 1909 से 1919 तक, अर्थात कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1909 से 1919 ईस्वी के बीच में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। नेक्स्ट समझ है इसी में है कि ये लखनऊ पैक्ट एंड होम रूल मूवमेंट, अर्थात कि लखनऊ समझौता और होम रूल आंदोलन, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। ये लखनऊ समझौता जो 1916 ईस्वी में हुआ था, है ना, और उसी के समय होम रूल आंदोलन भी शुरू किया गया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो इसके बारे में आप लोगों को जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है गांधीयन इरा नन कोऑपरेशन ऑपरेशन मूवमेंट, नन को ऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्वाइट इंडिया, अर्थात कि गांधीवादी युग में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप लोगों को जानना है। तो इस तरीके से ये कोर 3 में आप लोगों को कुल 8 टॉपिक पढ़ना है, जो इस प्रकार था, है ना। अब अगर हम लोग जो है इससे संबंधित रिलेटेड बुक्स की बात करें कि कौन कौन सा किताब आप लोगों के लिए पढ़ना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप लोग इंग्लिश में ये इंडियन नेशनल मूवमेंट LP शर्मा का पढ़ सकते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट L प्रसाद का आप लोग पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा जो है खास हिंदी मीडियम के लिए ये 2 किताबें बहुत अच्छी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास डॉक्टर AK मित्तल का और आधुनिक भारत का इतिहास डॉक्टर बिपिन चंद्रा का। तो ये दोनों किताब जो है आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे आसानी से खरीद के पढ़ सकते हैं। और ये जो हमने चारों किताब का यहाँ पे रेफरेंस दिया है, ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। अगर आप लोगों को आगे अपना हायर एजुकेशन की तैयारी करनी हो या कंपटीशन की तैयारी करनी हो तो ये किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब अगर हम लोग कोर 4 की बात करें तो कोर 4 में आप लोगों को इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ना है। इसमें बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोगों को जानना है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को। देखिए, तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट फीचर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अर्थात कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं और बुनियादी संरचना की अवधारणा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लगभग हर बार इससे जो है क्वेश्चन आता ही आता है ना। और सिंपल क्वेश्चन ही पूछ दिया जाता है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें या आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो इस तरीके से इस टॉपिक को आप लोग ज़रूर तैयार कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है प्रिम्बल, अर्थात कि प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आप लोगों को जानना है, जो कि शुरू होता है हम भारत के लोग, भारत को एक, है ना। तो उस तरीके से जो है वो पूरा आप लोगों को जानना है। साथ ही इसमें बेसिकली ये जानना है कि प्रिम्बल का जो मुख्य शब्द है, जैसे गणतंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया, समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, तो ये इन सारे शब्दों की बेसिकली व्याख्या आपको करनी है और उसको अच्छे से जानना है। थर्ड टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इन तीनों के बारे में आप लोगों को जानना है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करें। पहला कौन सा, मौलिक अधिकार, कि हम लोगों को जो 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं वो कौन कौन से हैं, और इसके अलावा कि हम लोगों का मौलिक कर्तव्य क्या है, और साथ ही साथ कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसके बारे में आप लोगों को जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, अर्थात कि संघ कार्यकारिणी के बारे में जानना है, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में जानना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता है वो राष्ट्रपति का बेसिकली कार्यों के बारे में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव और उसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, इसका वर्णन करें। इसी तरीके से प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री का पद की नियुक्ति कैसे होती है और उसका मुख्य कार्य कौन से हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन लेजिस्लेचर, लोकसभा एंड राज्यसभा, अर्थात कि संघ की विधायिका
लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आप लोगों को जानना है। तो यहाँ बेसिकली आप लोगों को जानना है कि लोकसभा का गठन कैसे होता है और राज्यसभा का गठन कैसे कैसे होता है, इसके बारे में आप लोगों को जानना है कि इसका गठन और इसके कार्य, ये दो चीज़ के बारे में आप लोगों को मुख्य रूप से जानना है। छठा टॉपिक है स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, अर्थात कि राज्य सरकार में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में आप लोगों को जानना है कि राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, इसके क्या कर्तव्य और क्या कार्य हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं, उसका कैसे जो है निर्वाचन होता है, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। सातवां टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में आप लोगों को जानना है। एंड लास्ट आठवां टॉपिक है अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को जानना है कि भारतीय संविधान में अगर कुछ बदलाव करना हो तो उसके लिए कौन कौन सी प्रक्रिया है, किस तरीके से उसमें बदलाव किया जा सकता है, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। तो इस तरीके से कोर 4 में भी 8 टॉपिक पढ़ना है, कोर 3 में भी 8 टॉपिक पढ़ना था। तो अब अगर हम लोग इसकी रेफरेंस बुक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सुभाष कश्यप का आवर पार्लियामेंट है ना, हमारी संसद, ये दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में उपलब्ध है। अब इंग्लिश मीडियम में आवर पार्लियामेंट के नाम से मतलब मिलता है और हिंदी मीडियम में हमारी संसद के नाम से इनकी किताबें मिलती है, 2 पार्ट में मिलता है सुभाष कश्यप की किताब। इसको आप लोग ज़रूर पढ़ें, ये बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स SR माहेश्वरी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, इसको भी पढ़ सकते हैं आप लोग। और ख़ास करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन DD बसु का ज़रूर पढ़ें। इसका लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है लेकिन बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ें। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सेमेस्टर 2 के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है और साथ ही साथ उसके क्या रेफरेंस बुक हैं। और दोस्तों इन टॉपिक से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध कराऊँ और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर जो हैं उसको भी उपलब्ध कराने की मैं कोशिश करूँगा। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज़ और कि आप लोग अपने जी पेपर का सिलेबस जानने के लिए और साथ ही साथ ACC पेपर का सिलेबस और उससे मटेरियल को पाने के लिए हमारे दूसरी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। जय हिंद।